नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बाल विकास पर। बाल विकास के सबसे कठिन 30 प्रश्न हैं जो कि पेपर में आपको कंपल्सरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं और शिक्षण शास्त्र के हैं जो आपको बाल विकास के प्रश्न ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, पूरा करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इसमें से 100% पेपर में प्रश्न पाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जानने से पहले हम लोग जानेंगे सतत मूल्यांकन क्या होता है। सतत की बात करें तो सतत को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस क्या होता है। एक नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना। शिक्षक द्वारा एक नियमित समय अंतराल पर मूल्यांकन करता रहता है तो उसे सतत मूल्यांकन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमारे टीचर हैं, उन्होंने एक यूनिट कंप्लीट की, फिर उस यूनिट का टेस्ट ले लिया, तो ये क्या हुआ, सतत मूल्यांकन हुआ। उन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट किया और उस टॉपिक का टेस्ट ले लिया, तो ये क्या हुआ, सतत मूल्यांकन हुआ। यानी कि एक नियमित समय अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना, जिससे ये पता चल जाए कि हमारा शिक्षण कितना सफल रहा, इसलिए सतत मूल्यांकन होता है। और दोस्तों, अगर व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक का मतलब होता है बड़ा, यानी कि व्यापक को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो BS ब्लूम है, इन्होंने अपने तीनों पक्षों को शामिल किया है। उसको उनके तीनों पक्ष हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और योगात्मक। ये तीनों पक्ष को शामिल करना ही व्यापक मूल्यांकन माना जाता है। मूल्यांकन कई प्रकार का होता है आपका, जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम पूरा करने में शिक्षक की मदद करना। ये बात गलत है। विचार प्रक्रिया पर जोर देना और करने पर जोर देना, ये बात देखते हैं कहाँ तक सही है। बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, ये बात भी सही है। अधिकारियों को स्कूल के कामकाज की निगरानी में मदद करना, यहाँ पर अधिकारी से कोई मतलब नहीं है, ना ही शिक्षक की मदद करने से मतलब। इसका मतलब है विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद करने पर जोर देना, यानी कि बच्चे को याद करने पर जोर देना, ऐसा माना जाता है। तो इसका पहले का आपका बी ऑप्शन सही हुआ। दूसरा, आपकी आत्म प्रभावकारिता की काम भावना वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का श्रेय देते हैं। क्षमता की कमी, प्रयास की कमी, दिशाओं की गलतफहमी, प्रयत्न का अध्ययन न करना। तो दोस्तों, इसकी बात करें तो आत्म प्रभावकारिता की कम भावना वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का श्रेय किसे देते हैं। अगर जो अच्छा बालक है वो यही कहेगा कि मेरे प्रयास में कमी रहेगी, तो आपका बी ऑप्शन यानी कि 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसके द्वारा विनियमित होते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, समाज रक्षा मंत्रालय, भारतीय पुनर्वास परिषद। इनसे कोई मतलब नहीं है आपका शिक्षा का।
तो ये दोनों देखते ही गलत कर देने हैं। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसके द्वारा विनियमित होते हैं? तो वो होते हैं आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर कम समय लगाना है वहाँ पर कम समय लगाएंगे, जहाँ पर समय लेना है वहाँ पर भरपूर समय लेंगे और आपको पूरा समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर पाएंगे। जब एक शिक्षिका का ऐसा कार्य निर्धारित करती है जो छात्र की वर्तमान क्षमता के स्तर से ऊपर है, तो उसकी संभावना है एक ही सामग्री को कई बार दोहराए, संचार अवरोध पैदा करना, बच्चे में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करना, शोर के प्रभाव को कम करना। इसमें कहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है? एक शिक्षिका एक ऐसा कार्य निर्धारित करती है, कैसा कार्य जो छात्र की वर्तमान क्षमता के स्तर से ऊपर है, ऐसे क्वेश्चन पकड़ना है। तो उसकी संभावना है कि क्या है, वो एक ही सामग्री को कई बार दोहराने के लिए कहती है, तो ऐसा क्या हो जाता है, ये वर्तमान क्षमता के स्तर से, उसके छात्र की वर्तमान क्षमता से ऊपर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा क्षेत्र की सेवा के लिए प्रथम उपग्रह है एजुसेट, इनसेंट बी, इनसेंट सी या सतेडू। आपका शिक्षा क्षेत्र की सेवा के लिए प्रथम उपग्रह जो बनाया गया था वो आपका एजुसेट था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। एक श्रवण बाधित बच्चा किसकी मदद से सीखने को अधिकतम करता है, सीखने को अधिगम करता है? स्पर्शनीय इनपुट, गतिज प्रणाली, श्रवण प्रणाली या शिक्षण सहायक सामग्री। अगर इसकी बात करें तो एक जो श्रवण बालक है, दृष्टिबाधित बच्चा, जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो दोस्तों कैसे सुनकर लेक्चर मेथड द्वारा सीखता है। तो आपका तीसरे नंबर वाला सही हो जाएगा। और आपका जो श्रवण बाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उन्हें दोस्तों एक नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क है। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क क्या है ये आपको बताना है। टेक्स्ट बुक आसानी से उपलब्ध हो, पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करती हों, पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों द्वारा कवर की जाने वाली न्यूनतम प्रमाणिक सामग्री का पता लगाती हों, पाठ्य पुस्तक की कीमत कम होती है। अगर इसमें बात करें आपके, तो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए ये बात है। तो पाठ्य पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो, ये बात आपकी सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थी रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करती है, ये बात भी सही है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों द्वारा कवर की जाने वाली न्यूनतम प्रमाणिक सामग्री का पता लगाती हैं। मुख्य तर्क है पाठ्य पुस्तक पक्ष में मुख्य तर्क क्या है आपका? पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों द्वारा कवर की जाने वाली न्यूनतम प्रमाणिक सामग्री का पता लगाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों के पास आउट प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उपलब्धि पर उनके अंकों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा तकनीक क्या है? संबंधित बोर्डों के माध्यांक, टी स्कोर, टी परीक्षण, संबंधित बोर्डों की रैंक। क्या होगा आपका सही आंसर इसका? तो दोस्तों चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों के पास आउट प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उपलब्ध पर उनके अंकों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छी तकनीकी क्या है? तो ये आपका टी स्कोर है। एक शिक्षक इस उम्मीद के साथ स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने को सचेत प्रयास करता है कि छात्र उसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षक के व्यवहार की व्याख्या करता है? आकार देना, मॉडलिंग, क्यूइंग, सुदृढ़ीकरण। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों व्यवहार करने को सचेत करता है, छात्र उसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। तो ये आपका मॉडलिंग होगा कि जैसे जैसे टीचर करेगा वैसे वैसे छात्र करेंगे।
दोस्तों स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था और द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक सिद्धांत दिया था। वो पूछा गया है स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार कैसा है, ये पूछा गया है। तो इसकी अगर बात करें तो दोस्तों उन्होंने कहा था थॉर्नडाइक ने कि मौखिक प्रदर्शन के लिए है इनका सिद्धांत। तो इसके लिए आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। शिक्षण की एक इकाई हो सकती है केवल एक अध्याय, केवल एक अवधारणा, कई अध्याय, केवल एक अवधारणा वाला एक अध्याय। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो केवल वाला सीटेट एनसीईआरटी नेगेटिव मानती है। तो शिक्षण की एक इकाई हो सकती है क्या है? कई अध्याय। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। एक स्वदेशी शिक्षण सहायता नहीं है महंगा, दूर स्थान की सामग्री से बना हुआ, स्थानीय रूप से विकसित या प्रासंगिक। अगर इसकी बात करें तो ये स्वदेशी शिक्षण सहायता नहीं है, यानी क्या है? दूर स्थान की सामग्री से बना हुआ, ये स्वदेशी हो शिक्षण सहायता नहीं होगी। नेक्स्ट आपका अधिकतम प्रभावशीलता के लिए किसी दिए गए प्रतिक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिक्रिया पर तुरंत पालन करें। क्या करना चाहिए? प्रतिक्रिया का अनुसरण करने के बजाय पूर्ववर्ती करें। अधिकतम शक्ति का होना, सही प्रतिक्रियाओं का एक साथ इनाम और गलत लोगों की सजा शामिल है। अधिकतम प्रभावशीलता के लिए किसी दिए गए प्रतिक्रिया के लिए क्या सही होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी बात करें तो अधिकतम प्रभावशीलता के लिए प्रतिक्रिया शुद्धिकरण के लिए प्रतिक्रिया पर तुरंत पालन करें। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का उपयोग करने में सहज है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उसे अपने बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसकी अपेक्षा करना, चिकित्सा सहायता लेना, उसे उसकी पसंद के अनुसार हाथ का उपयोग करने दें। ये है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। उसकी उपेक्षा करना तो गलत है, चिकित्सा सहायता ले ये भी गलत है, कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है वो। उसे अपने बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये बात भी गलत है। तो दोस्तों उसे उसकी पसंद के अनुसार हाथ का उपयोग करने दें, क्योंकि जिस हाथ से वो लिखने में सक्षम है तो वो उस हाथ से लिखने में सक्षम रहेगा और वो उस हाथ से अच्छा लिख पाएगा। प्रभाव के नियम का अर्थ है दोस्तों, प्रभाव का नियम का अर्थ है, इसे समझने से पहले सबसे पहले जानेंगे ये प्रभाव का नियम किसने दिया था। दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और इसके बाद 3 के बाद उनके 5 गौड़ नियम और भी थे। तो किसी प्रतिक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली संतुष्टि से संबंधित है। बाहरी पुरस्कारों को सही प्रतिक्रियाओं के लिए लागू किया जाना चाहिए, पुरस्कार गलत माना जाता है। सीखने के लिए सीखने वाले के पास एक मकसद और एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से पहचान जाना चाहिए। गलत प्रतिक्रियाओं के लिए बाहरी दंड लागू किया जाना चाहिए, ये बात भी गलत है क्योंकि बच्चे को दंड नहीं देना है। तो आपके ऑप्शन बचे 2 तो ऑप्शन कट गए, ऑप्शन बचे एक ये। तो देखते हैं किसी प्रक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली संतुष्टि से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे हम जीन पियाजे के प्रमुख शब्द, जैसे कि उनका शब्द हैं, जैसे कि आत्मसातीकरण क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, स्कीम क्या है, स्कीम्स क्या हैं, समायोजन क्या है,
इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन थे, आप 15 क्वेश्चन में कितना सही कर पाएँ ये अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।